वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके पॉपुलर ज्ञान पे स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में हम गद्य खंड के टॉप 5 चैप्टर को लाए हैं जिससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पक्का इस चैप्टर से लड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, आपको 40 मिनट में 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा के दे देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें से आपका पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से आंसर इसका बताइए। कमेंट में आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बातचीत। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ललित निबंध। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भरतेंदु युग के कवि थे बालकृष्ण भट्ट जी। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना लगा के क्वेश्चन देखते रहिएगा कि आपको 25 में से कितने प्रश्न का उत्तर आप सही बताते हैं। और अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप कमेंट में अपना नंबर टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत के सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा आवक होकर बातचीत करना, आवक होकर बातचीत करना या फिर अपने से बातचीत करना, आवक होकर बातचीत करना या फिर अपने से बातचीत करना, आवक होकर बातचीत, या फिर ऑप्शन में आपको आवक होकर बातचीत भी दे सकता है या फिर अपने से बातचीत करना भी दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अपने से बातचीत करना। अगर यहाँ पे आपको आवक होकर बात करना भी रहता तो आप उसका सही आंसर मार सकते थे कि आवक होकर बात करना होता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, संवाद में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा आत्मीयता जो होता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अब जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको सही आंसर मार देना है कि आत्मीयता जो है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ये तो सभी कोई जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म, आपको अधिकांश पता ही होगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। या फिर पूछ भी सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको सही आंसर मार देना है इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आपको मार देना 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, संयुक्ता स्वयंवर रचना है। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि मार देते हैं बालकृष्ण भट्ट, जो कि एकदम बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन दास जी का है, श्रीनिवासन दास जी का है, बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। तो संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवासन दास जी का रचना है, लेकिन अधिकांश बच्चे मार के आ जाते हैं बालकृष्ण भट्ट का। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ पर फिर से आ गया कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु या फिर गुरु परीक्षा। जो ये भी रचना है श्रीनिवासन दास जी का है, गुरु परीक्षा या फिर परीक्षा गुरु भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुरु परीक्षा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का रचना रेल का विकट खेल है। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रेल का विकट खेल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर बार पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि 100 में 90 बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक निकाला था बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक निकाला था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है। तो आपको पहले भी बताए थे कि बातचीत एक निबंध है, वहाँ पे ललित निबंध था, यहाँ सिर्फ निबंध दिया है। और क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निबंध है।
डी निबंध है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे याद रखिएगा, या फिर निबंध भी दे सकता है या फिर ललित निबंध भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद, एक रॉबिन्सन क्रूसो था जो कि 16 वर्ष के बाद मनुष्य के मुंह से सबसे पहले किसके मुख से मतलब बात सुना था। क्वेश्चन का मतलब यह है। अब तो आपको इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, फ्राइडे के नाम से, फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद पहला बार मनुष्य का आवाज़ सुना था। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा कि अब फिर ये भी पूछ सकता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष बाद मनुष्य के मुख से बात सुना था। तो आपको यहाँ आंसर हो जाएगा 16 वर्ष बाद। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। तो यहाँ पे तो सभी जानते होंगे कि बातचीत का निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो यहाँ पे सबका सही आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। और आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट में अपना नंबर टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल फ्री। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। क्या बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील्स की श्रेणी में किसने रखा था। बस एक संस्था होता है एडिशन और स्टील, उसके श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट को किसने रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन था। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यह क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी बता दिया था आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस मैगनीज का संपादन किया। मैगनीज या पत्रिका एक ही होता है। तो यहाँ भी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, हिंदी प्रदीप दोनों एक ही चीज़ है। एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कवच की स्थापना कब किया था। कब लिखा था मासिक पत्रिका, जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका था उसको लिखा कब था। तो आपको इसको सही आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में लिखा था। 1877 ईस्वी में, 1877। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वीडियो फंस रहा है। यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास, इसका सही आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान, जो है सो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न, नाटक के किरदार में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के किरदार में होने वाला मंगल पाठ को कहा जाता है नांदी पाठ। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन को बार बार पूछता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा नांदी पाठ कहा जाता है। नाटक के किरदार में होने वाले पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो कब तक इंसान के मुख से बात सुनने को नहीं मिला। जो आपको पहले हम बता ही दिए थे कि कितना साल बाद, 16 साल तक उसने मनुष्य के मुंह से बात कुछ भी नहीं सुना था। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 16 साल तक उसने मनुष्य की बात नहीं सुना था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेन जॉनसन। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसने कहा था। कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन नहीं, एडिसन ने कहा था। बेन जॉनसन तो 16 साल के बाद मुख से बात सुना था।
और इसका सही आंसर हो जाएगा एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में बताया था कि किसने कहा था कि दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो व्यक्तियों के बीच। ये तो बस एकदम सिंपल सा प्रश्न है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बातचीत से मन हो जाता है प्रभाव और आरामदायक हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रभाव और आरामदायक। बातचीत करने से आप देखते होंगे कि मन आरामदायक और प्रभावशाली हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया जाता है। तो फटाफट आंसर लगाइएगा। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का, उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, लहना सिंह के गाँव का क्या नाम था। लहना सिंह जो था उसके गाँव का नाम क्या था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा बी, लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। लहना सिंह जो था सब मांझे के रहने वाला था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, लहना सिंह जो था से जामादार के पद पर था। लहना सिंह क्या था, जामादार के पद पर था लहना सिंह। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। जो लहना सिंह जब लड़ रहा था तो उसका मृत्यु किसके गोद में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था। आपका 5 नंबर क्वेश्चन आ गया कि पलटन का विदूषक कौन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता, तो इस पर खास करके ध्यान दीजिएगा। तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वजीरा सिंह। जो पलटन का विदूषक था वो वजीरा सिंह था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार जो हजारा सिंह था उसके लड़के का नाम क्या था। तो ये तो सिंपल प्रश्न है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। याद रखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह का लड़का का नाम बोधा सिंह था। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, अधिकांश ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर दीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप अपना कमेंट में नंबर टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको स्पेशली प्रोवाइड करवा दूंगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका है अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जो सिपाही था उनका संघर्ष किसके साथ हुआ था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी के साथ जो हुआ था सब भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखिएगा, जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लहना सिंह जो था जर्मन पलटन को मार गिराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह ने। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। जो सिख से राइफल मिला था लहना सिंह के, उसका राइफल नंबर कितना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइफल नंबर था 77 यानी कि 77। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में लगभग पूछने का चांस ही रहता है। तो ये खास करके याद रखिएगा कि सिख राइफल का नंबर क्या था 77। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था, मतलब कि किस गांव में दिया था। जो सरकार था उस सूबेदार हजारा सिंह को ज़मीन दिया था, तो कहाँ दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लायलपुर में। जो ज़मीन दिया था वो लायलपुर में दिया था। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये लेखक परिचय का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है सुखमय जीवन। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था। उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित किया था वो कब, मतलब कितना सन ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में उसने कहा था कहानी को प्रकाशित किया गया था। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है।
किसकी कृति है या फिर किसके द्वारा लिखा गया है कछुआ धर्म जो है से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का चैप्टर है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही लिखा हुआ होगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ये भी इसका भी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पुरानी हिंदी रचना है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मतलब कि इसमें से कौन सा है जो गुलेरी जी के द्वारा रचा गया नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम जो है से गुलेरी जी के द्वारा नहीं रचा गया है। क्या? मजदूरी और प्रेम जो है से गुलेरी जी के द्वारा नहीं रचा गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। आपका ये भी काफ़ी फेमस प्रश्न है, कुमड़ाई का अर्थ क्या होता है? कुमड़ाई का अर्थ क्या होता है? जो बोलता था कि क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा मंगनी। मंगनी कहे तो सगाई उगाई जो बोलते हैं हम लोग, वही होता है मंगनी, कि क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, लड़का पूछता था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी? जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कफन जो है से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया। क्या? कफन जो है से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, कम से कम तो 100 में 80 बार क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो इसका भी आंसर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? तो गु से गुलेरी जी और गु से गुल्लेर, तो गुलेरी जी गुल्लेर के निवासी थे, गुल्लेर के रहने वाले थे गुलेरी जी, याद रखिएगा। इसी ग से गुलेरी जी और गु से गुल्लेर और गु से गुल्लेरी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आपको पता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार। लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, किसके चलते वीडियो, और हम क्या वीडियो में सुधार करें, आप लोग बता सकते हैं। और आपको PDF चाहिए होगा तो अपना कमेंट में नंबर टाइप कर दीजिएगा, PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल फ्री PDF है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो ये थे द्विवेदी युग के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कहानीकार थे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ये जन्म से पूछ दिया। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? जयपुर, राजस्थान में हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र? तो लहना सिंह के बारे में हम कौन सा कहानी में पढ़ रहे हैं? तो उसने कहा था में पढ़ रहे हैं, तो लहना सिंह उसने कहा था का पात्र है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था में क्या होता है? कर्म पर खेला जाता है, तो कर्म प्रधान कहानी हो गया। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा गया है पुरानी हिंदी रचना। और अगर आपने अपना पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अभी तक क्लियर नहीं किया है तो वो भी चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। आप लोग जाके मेरे चैनल पर या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी चैनल उसको भी देख लीजिएगा। अगर पूरा वीडियो मेरा देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लास्ट प्रश्न है, एक और प्रश्न बताएंगे, पहले बताइए कि कीरत सिंह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कीरत सिंह जो था से लहना सिंह का चाचा था। लहना सिंह के चाचा था कीरत सिंह, लहना सिंह के चाचा था। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह किससे बार बार कौन सा प्रश्न करता था?
जो बचपन में लहना सिंह था वो लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आप इसका आंसर जरूर, हम उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर हमेशा के लिए जुड़ जाइए ताकि आपका हिंदी का और 12th का पढ़ाई वेस्ट हो सके। है किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ना जाने इस देश की जनता को अभी कितने मील दूर जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो चलिए फटाफट आंसर लगाइएगा। किस अस्पताल में दिनकर जी का मृत्यु हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? जो जयप्रकाश नारायण जी थे, जो संपूर्ण क्रांति के राइटर हैं, उनका किसका दलाल कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका के दलाल कहा जाता था जयप्रकाश नारायण जी को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए किसका डॉक्टर का नाम क्या था? जो डॉक्टर थे जो जयप्रकाश नारायण जी का स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे, उनका नाम पूछ रहा है। तो उनका नाम था डॉक्टर रहमान। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली थी? जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने किसका भाषण सुना था और वो चले गए थे अमेरिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव की भाषण सुन के उन्हें अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली थी। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आपका अगला प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। क्या कौन थे? फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो सदानंद जी थे। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो आप फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है वो उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिहार विद्यापीठ से जो थे जयप्रकाश नारायण जी आईएससी के एग्ज़ाम को पास किए थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? क्या है? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। क्या डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? जो जयप्रकाश जी जब लेनिन की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी भी बन गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1924 में जयप्रकाश जी मार्क्सवादी बन चुके थे। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु का कौन सा पुस्तक है इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का पुस्तक है मेला आंचल। जो मेला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में जिस समय छात्र आंदोलन हुआ था उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर जी थे, अब्दुल गफूर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अब्दुल गफूर। 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल गफूर। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये सिंपल सा प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आया है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी थे, उनका पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम प्रभावती था। जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सी, प्रभावती। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पोलिटिक किसकी रचना है? रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पोलिटिक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी का है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी का है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है, प्रजा
सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में क्या सही हो जाएगा? 1952 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 18 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी उनके मरने के बाद, उनका मृत्यु के बाद 1998 ईस्वी में भारत रत्न उनका मिला था। इसलिए बोला जाता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मरणोपरांत मिला था, यानी कि मरने के बाद मिला था। अब चलते अपना 19 नंबर क्वेश्चन के पास। उर्वशी किसकी रचना है? यहाँ पे पूछ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है? तो यहाँ पे साफ साफ आंसर हो जाएगा रामधारी से दिनकर जी का उर्वशी रचना है। उर्वशी रामधारी से दिनकर जी का रचना है। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 20 नंबर प्रश्न है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी VVI लिख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर जी जो हैं से साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है दिनकर जी। साहित्यिक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो दिनकर जी। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो ऊपर भी पूछा था कि लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? तो इसका एक सही आंसर हो जाएगा लोकनायक के नाम से भारत की जनता जानती है। अब चलते हैं अपना ये भी प्रश्न जो है से काफ़ी VVI है, काफ़ी VVI, ये भी प्रश्न VVI है, इसको भी VVI लिख लीजिएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? कहाँ और कब दिया था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी जो थे से भाषण, संपूर्ण क्रांति भाषण पटना के गांधी मैदान में दिए थे 1974 में। 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिए थे। जो सही आंसर हो जाएगा डी, पटना गांधी मैदान 1974। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 24 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन के नेतृत्व किया था? तो आपको ऊपर भी हम बताया था कि जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1974 ईस्वी में। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हर्षुदयाल। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण क्रांति। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर प्रश्न की तरफ। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है जो पटना के 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? पटना के गांधी मैदान में। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी का देन है संपूर्ण क्रांति। अब चलते हैं अपना जाएगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग आंसर लगाइएगा। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया कहानी इनमें से कौन सा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रोज जो कहानी है वो उसका राइटर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी लिखे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी मूलतः क्या थे? अज्ञेय जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखते थे? इसके क्वेश्चन का मतलब यही है कि अज्ञेय जी ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखते थे? तो अज्ञेय जी ज़्यादा से ज़्यादा कहानी लिखते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अज्ञेय जी कहानीकार थे। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से
किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञे जी इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित की गई थी। तो अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित की गई थी। तो अज्ञे जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1924 ईस्वी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। जो महेश्वर डॉक्टर थे उनका पत्नी का नाम क्या था। तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। मालती इस कहानी के मुख्य पत्रकार है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है अजय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अजय जी के यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अजय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन से संबंधित है, यानी कि जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा डी जो रोज कहानी है वो गैंग्रीन से संबंधित है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है मालती से कितने वर्ष बाद मुलाकात हुई थी। मालती से कितने वर्ष मुलाकात हुई थी। जो लेखक थे जो उनका भाई के रिश्ता एक तरफ से भी था, उनका मुलाकात मालती से कितने वर्ष बाद हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 4 साल बाद उनका मुलाकात मालती से हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति जो महेश्वर थे वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके घर आए थे जब लेखक वहाँ गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गैंग्रीन। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गैंग्रीन। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का नाम जस्ट अभी आपको हम बताएं कि मालती का पति का नाम महेश्वर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महेश्वर। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारतीय ज्ञानपीठ अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ होगा कि लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। अज्ञे जी जो थे अपने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आनंद बंधु। आनंद बंधु का संपादन अज्ञे जी ने किए थे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर लगाइएगा अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पत्रिका सेवा में प्रकाशित किया गया था। कौन सा किस में प्रकाशित किया गया था, पत्रिका सेवा में। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया, जो मालती का पति था महेश्वर वह कौन सा फल लेकर घर आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम के फल, ए आम का फल लेकर महेश्वर मालती के घर आया था। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोज कहानी का डॉक्टरी पेशा से कौन सा पात्र था। रोज कहानी का डॉक्टरी पेशा से कौन सा पात्र था। अब चलते हैं आप इसका सही आंसर हो जाएगा महेश्वर। महेश्वर जो था पेशे से एक डॉक्टर था। महेश्वर जो पेशे से था एक डॉक्टर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अज्ञे आपका एक क्वेश्चन है अज्ञे जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञे जी जो थे से 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। अज्ञे जी जो थे से 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना स्टार्ट कर दिए थे। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है मालती का पति क्या है। मालती का पति जो उसके आप कई बार आपको बता चुके हैं कि मालती के पति एक डॉक्टर हैं जो गैंग्रीन से संबंधित डॉक्टरी करते हैं। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका 17 नंबर प्रश्न है त्रस्पक का संपादन कौन है। त्रस्पतक का संपादन कौन है। त्रस्पतक जो एक त्रस्पतक का मतलब लेखक आपको पूछ रहा है कि त्रस्पतक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचितानंद हीरानंद वात्सायन। अज्ञे जी जो हैं से त्रस्पतक के लेखक हैं। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। अज्ञे किस वाद से संबंधित है। अज्ञे जो कवि जो है किस वाद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद से संबंधित है, प्रयोगवाद से। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 19 नंबर प्रश्न है इनमें से अज्ञे का नाटक कौन है। इनमें से अज्ञे का नाटक कौन है। तो इनमें से अज्ञे का नाटक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से अज्ञे का नाटक उत्तर प्रियदर्शी है। उत्तर प्रियदर्शी जो है से अज्ञे जी का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी का एक नाटक है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका 20 नंबर प्रश्न है गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है। गैंग्रीन जो बीमारी है इनमें से किन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैंग्रीन जो एक बीमारी है वह बीमारी
बीमारी से संबंधित है। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन एक बीमारी है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गैंग्रीन एक बीमारी है, तो यह बीमारी से संबंधित है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? जो मालती और महेश्वर जो पति पत्नी थे, उनका लड़का का नाम पूछ रहा है, तो उनका लड़का का नाम टीटी था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टीटी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इसका आंसर आप लोग लगाइएगा जल्दी से। और इससे पहले हम एक बात बता दें आपको कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नंबर नोट कीजिएगा 91 23 47 40 और 54। इस पर मैसेज कर सकते हैं और PDF इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ PDF प्रोवाइड ज़रूर करवा दूंगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसका सही आंसर बता सकते हैं आप लोग, तो बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा जो नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो रचना है वो अज्ञा जी का है। जो इस चैप्टर के लेखक हैं अज्ञा जी का नदी का द्वीप रचना है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है अज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? जो अज्ञा जी थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि अज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न। अज्ञा का जन्म कब हुआ था? अज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञा जी का जन्म जो हुआ था तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञा जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। अज्ञा के पिता का नाम क्या था? अज्ञा जी का पिता का नाम क्या था? इस तो काफ़ी सिंपल प्रश्न और काफ़ी अथी भी है। तो इनका पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। इनका पिता का नाम बी नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हीरानंद शास्त्री। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न जो है कौन सी पुस्तक अज्ञा की है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक अज्ञा की है, तो इसका सही आंसर लगाइएगा। तो इसको सही आंसर हो जाएगा कि हरी घास पर क्षण भर अज्ञा जी का एक पुस्तक है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञा जी का एक पुस्तक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन। कौन सी रचना अज्ञा की नहीं है? कौन सी रचना अज्ञा की नहीं है? यहाँ इसका सही आंसर लगाइएगा कौन सी रचना अज्ञा जी का नहीं है, बताइएगा आंसर। इनका जो आप देख रहे हैं तिरिच, ये जो तिरिच है ये अज्ञा जी का लिखा हुआ नहीं है। जो तिरिच है अज्ञा जी का लिखा नहीं है। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है रोज कहानी की नायिका किसी का? जो रोज कहानी के मुख्य पात्र है, जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो कौन है? तो मालती है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आए थे? जो रोज कहानी में जो थे वो अतिथि बनकर कौन आए थे? जो 4 साल बाद आए थे अतिथि बनकर, वो कौन थे? मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई। जो लेखक थे मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई थे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर प्रश्न। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती थी? रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती थी? अब इसका सही आंसर दीजिएगा। जो रोज कहानी की समाप्ति होती थी वो 11 पर समाप्त होती थी। जब 11 बजता था तो बोलती थी कि ओह 11 बज गए। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लवन जो है से अज्ञा जी का नहीं है। पल्लवा जो है से अज्ञा जी का नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। कौन सी कृति अज्ञा की है? कौन सी कृति जो है से अज्ञा जी की है? तो इसका सही आंसर बताइएगा कौन सी कृति अज्ञा जी की है? तो नदी के द्वीप जो है, ये जो नदी के द्वीप है ये अज्ञा जी के है। नदी के द्वीप अज्ञा जी की लिखी हुई कहानी है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? रोज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोज एक प्रकार का कहानी है। अधिकांश ऐसे भी अज्ञा जी कहानी ही लिखते थे, तो यह भी एक कहानी है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदर्शित नाटक के नाटककार हैं। उत्तर प्रदर्शित नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञा जी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अज्ञा जी। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ।
आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, शेख एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेख एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेख एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो इसका आपको लोग का आंसर कमेंट में देना है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट में आंसर देके जाइएगा। और हाँ, अगर PDF चाहिए तो उस नंबर पर एक बार और हम नंबर लिख देते हैं, ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। 91 23 47 40 और 54।